हेलो एवरीवन, हितार्थ परिवार में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो नई शिक्षा नीति है वो स्थान लेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। ठीक है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो स्थान लेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ठीक है, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात करें तो इसमें एक फैक्ट है याद रखने लायक कि आप लोग याद रखेंगे। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसमें अब तक एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, केवल एक बार संशोधन किया गया है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1992 में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। उसके बाद अब नई शिक्षा नीति आ रही है लगभग 34 वर्षों के बाद। ये आप लोगों को दिख रहा है 1986 to 2020 है ना। तो 34 सालों के बाद जो है हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें परिवर्तन किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समय समय पर परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो जो शिक्षा की नीति है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई और इसके लिए एक समिति गठन किया गया। कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन समिति ने जो सुझाव प्रस्तुत किए है ना, इनके सुझावों पर आधारित है हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो। आप लोग इस समिति को भी याद रखेंगे, कस्तूरी रंगन समिति। ये पूछ सकते हैं कि कौन सुझाव दिया था, किस समिति ने सुझाव दिया था जिसके आधार पर ये नई एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको रखा गया या फिर बनाया गया, ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो ये जो है कस्तूरी रंगन समिति के सुझाव पर आधारित है ये नई एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इसके बाद हम ये बात करेंगे कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या कुछ नया जोड़ा गया है, क्या कुछ परिवर्तन किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेजर परिवर्तन किए गए हैं हमारे एजुकेशन पॉलिसी में, उसके बाद में सबसे पहला तो आप लोग लिख लीजिए जो मानव विकास एवं संसाधन मंत्रालय है। मानव विकास एवं संसाधन मंत्रालय, इसका नाम परिवर्तित करके रखा गया है अब शिक्षा मंत्रालय। इसका मतलब यह है जो अभी तक के मानव विकास एवं संसाधन मंत्री कहलाते थे वो अब कहलाएंगे शिक्षा मंत्री। ठीक है, जो अभी वर्तमान में है श्री रमेश पोखरियाल निशंक। ये हो गया। इसके बाद सेकेंड नंबर में आप लोग लिख सकते हैं जो मेजर परिवर्तन किया गया वो है एक शिक्षा बजट में वृद्धि। जो शिक्षा बजट होती है उसमें वृद्धि की गई है, अब बढ़ा के किया गया है 6%। मतलब कि हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी का 6% जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। अब ये जो 6% है हमारी पूरी जीडीपी का 6%, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं अभी कोविड-19 का समय चल रहा है तो हमारी जो इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन चल रही है, उसमें फिर इस जीडीपी का 6% खर्च केवल शिक्षा के लिए करना सरकार के लिए चुनौती भरा कार्य हो सकता है। लेकिन अभी जो वृद्धि है शिक्षा बजट में वृद्धि 6% कर दी गई है। ठीक है, इसमें थर्ड नंबर है कक्षा 5वीं तक के जो स्टूडेंट रहेंगे, है ना, कक्षा 5वीं तक के जो स्टूडेंट रहेंगे उन्हें उनकी मातृभाषा या फिर उनका जो क्षेत्रीय भाषा रहेगा
मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में उनको क्या है, शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका प्रावधान किया गया है। कक्षा 5वीं तक के बच्चे हैं, ये इसलिए किया गया मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए। मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं अपने घर में जिस माहौल में पढ़ते हैं ना, जिस भाषा में बात करते हैं, उसी भाषा में अगर उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी तो वो विद्यालय के माहौल में सहज ही अनुकूलित हो जाएंगे। इसलिए जो कक्षा 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में जो है शिक्षा प्रोवाइड करने का प्रावधान किया जा रहा है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। ये क्या है, जो एनसीईआरटी के द्वारा स्कूली जो शिक्षा है ना, जो स्कूल के जो बच्चे रहेंगे उनके लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का मतलब आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, अभी तक ये सभी स्टेट में ऐसा रहता है, एक सेंट्रल का बोर्ड चलता है और एक स्टेट का बोर्ड चलता है। 2 प्रकार के पाठ्यक्रम जो है बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो मोस्टली जो सरकारी स्कूल वगैरह में जो रहता है उसमें जो है राज्य वाला जो पाठ्यक्रम रहता है, जो राज्य निर्धारित करती है पाठ्यक्रम, वो चलता है। लेकिन अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत ये परिवर्तन किया जा रहा है कि पूरे राष्ट्र के लिए, हमारे जो पूरा भारत देश है उसमें एक ही पाठ्यक्रम रहेगा। इसको आप लोग ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कक्षा 6वीं का बच्चा है, चाहे वो किसी भी राज्य का है, वो वही जो है एक ही पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया गया वही पढ़ेगा, पूरे राष्ट्र में एक ही पाठ्यक्रम, ठीक है। लेकिन जो कुछ राज्य है इस वाले जो है नियम का आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ राज्य, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो शिक्षा है वो है समवर्ती सूची का विषय, जिस पर नियम या फिर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य को भी होता है और केंद्र को भी होता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ अगर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मतलब कि सिर्फ राष्ट्र का जो केंद्र का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा वही करेगा, इसलिए कुछ राज्य जो है इसके लिए आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें तो एक है नंबर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम है, इसके बारे में हम कुछ समय बाद चर्चा करेंगे। इसके बाद एक है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो उच्च स्तरीय जो स्टूडेंट रहेंगे, है ना, जो हायर एजुकेशन वाले हैं स्टूडेंट, हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं, उनके जो भी नंबर आएंगे उनके नंबरों का एक डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है, ये वाला जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मतलब कि जो हायर एजुकेशन जो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके जो नंबर आएंगे, उनके जो मार्क्स आएंगे, उनका एक डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि जैसे कुछ बच्चे हैं फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर करके छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर कुछ समय बाद अगर फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनके मार्क्स आसानी से सहज रूप से उपलब्ध हो, उनको ज्यादा मेहनत करना मत पड़े, इसलिए एक डिजिटल रिकॉर्ड की व्यवस्था की जा रही है इस नियम के तहत, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसके अलावा एक संस्था बनाया जा रहा है जिसे हम कहते हैं HECI। इसका फुल फॉर्म होता है हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए अभी तक ये क्या होता था, जब उच्च स्तरीय जो शिक्षा होती है ना, जो हायर एजुकेशन जो रहते हैं उनके लिए अलग अलग, हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग जो है संस्था काम करती थी, उनके लिए उनको रेगुलेट करने के लिए अलग अलग संस्था काम करती थी। जैसे कि अगर हम लोग हायर एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन के लिए UGC हम लोग जानते हैं, ये एक संस्था कार्य करती थी। इसके अलावा अगर हम लोग देखें टेक्निकल एजुकेशन के लिए,
तो इसके लिए काम करती थी AICTE, ये एक जो संस्था है वो काम करती थी, है ना। तो ये जो अलग अलग एजुकेशन देने के लिए, अलग अलग हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो अलग अलग संस्था काम करती थी, इनको रेगुलेट करने का काम ये UGC और AICTE करती थी। तो इनके नियमन का काम अब केवल एक ये संस्था करेगी, HECI। मतलब कि इन सभी को हटा करके एक संस्था बनाया जा रहा है, HECI, इनको रेगुलेट करने के लिए, जो हायर एजुकेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए। इसके अलावा एक प्रावधान किया गया है, नया परिवर्तन किया गया वो है, कुछ नया जोड़ा गया है, परिवर्तन नहीं कह सकते, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है ना, जो विदेशी विश्वविद्यालय है, उनकी एक शाखा को यहाँ भारत में स्थापित करने के लिए, उनके ब्रांच को यहाँ स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई है। मतलब कि जो विदेशी विश्वविद्यालय है, विदेशी विश्वविद्यालय को यहाँ पे जो है स्थापित करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, इससे पहले तक की अनुमति नहीं दी गई थी, अब अनुमति इसको मिली है। जो विदेशी विश्वविद्यालय है, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, उनकी शाखा है, उनके ब्रांच यहाँ पर अब इंडिया में ओपन हो सकते हैं। ये थे जो मेजर चेंजेस जो हुए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत वो। अब हमको ये देखना है कि स्कूली शिक्षा में क्या प्रावधान किया गया है और जो हायर एजुकेशन है, जो कॉलेज का जो होता है हमारा जो डिग्रीज है, उसमें क्या चेंजेस किया गया है। ठीक है, क्या कुछ परिवर्तन किया गया है, इसको हम कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं। एक तरफ हम NEP 1986 और एक तरफ NEP 2020 का बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक तरफ मैं लिख देती हूँ NEP 1986 और एक तरफ है NEP 2020। देखिए, अभी तक की जो हमारा स्कूली जो पढ़ाई होती थी, है ना, स्कूली जो शिक्षा होता था, उसका क्या फॉर्मेट चलता था, 10+2 का फॉर्मेट। अभी 10+2 में क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के बच्चे पढ़ते थे, उसके बाद 11th एंड 12th, यही हम लोग पढ़े हैं 10+2 का फॉर्मेट। ठीक है, इसमें जो बच्चा है 6 वर्ष की उम्र में हम एडमिशन करवा रहे हैं क्लास 1 के लिए, उसके बाद वो बच्चा कंटिन्यू 10th तक के पढ़ता था। अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है, इसका जो फॉर्मेट है उसको 10+2 न रख के इसको बदल के किया गया है 5+3+3+4। ठीक है, अब ये जो 5 है इसे भी हम देख लेते हैं, इसे भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, पहला इसको हम देख लेते हैं। ये जो 5+3+3+4 का जो फॉर्मेट है, इसे अलग अलग जो है अलग अलग डिवाइड किया गया है ना। तो सबसे पहला जो स्टेज है उसे हम फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। फाउंडेशन स्टेज, इस फाउंडेशन स्टेज में ये 5 ईयर जो 5 ईयर प्लान है इसे रखा गया। इस 5 को भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला रहेगा 3 साल का और सेकंड रहेगा 2 साल का। ठीक है, तो जो बच्चे जो यहाँ पे 1986 वाले में हम 6 साल की उम्र में उसको क्लास 1 में एडमिशन करवा रहे थे, उस बच्चे का एडमिशन होगा अब 3 साल की उम्र में। ठीक है, यहाँ पर हम 6 साल में बच्चे का एडमिशन करवा रहे थे क्लास 1 में, लेकिन यहाँ पर जो रहेगा बच्चे का जो उम्र रहेगा वो 3 साल में हम एडमिशन करवाएंगे। और 3 सालों तक के जो बच्चा रहेगा वो स्कूल में ऐसी व्यवस्था की जाएगी जैसे कि आंगनबाड़ी, झूला घर या फिर किंडरगार्टन जो होता है, जहाँ पे बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, उन्हें विद्यालय के अनुकूल बनाया जाएगा। तो 3 साल तक के यही काम किया जाएगा। इसको आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे कि नर्सरी, प्रेप 1, प्रेप 2 जो पढ़ते हैं अभी बच्चे, है ना, उस टाइप का रहेगा 3 साल तक के। उसके बाद जो ये 2 साल रहेगा, 2 साल में बच्चा जो है क्लास 1 और क्लास 2 में जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसको अगर हम लोग देखें तो बच्चा 3, 4 और 5 साल तक के जो है ये 3 साल तक के में रहेगा, 3 साल में पढ़ेगा। उसके बाद जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा तो क्लास 1 में जाएगा जैसा कि यहाँ पर जाता था। लेकिन यहाँ पर बच्चा जो घरेलू माहौल से उठ के सीधे स्कूल में प्रवेश करता था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो बच्चे हैं वो 3 साल की उम्र में जाएंगे, तो 3 साल की उम्र में बच्चे स्कूल में जाएंगे और वहाँ पे स्कूल के जो माहौल है उसको समझेंगे, उसके अनुकूल होंगे। उसके बाद जब वो 6 साल में प्रवेश करेंगे तो 1st और 2nd पढ़ेंगे। इसके अलावा फाउंडेशन स्टेज में ये एक नया प्रावधान किया गया है, इसमें नो एग्जाम की व्यवस्था रखी गई है।
नो एग्जाम की व्यवस्था रखी गई है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि क्लास 2 तक के बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। ये है फाउंडेशन स्टेज। इसके बाद अगर हम सेकंड देखें तो इसे हम कहते हैं प्रीपेट्री स्टेज। इस स्टेज में ये 3 साल वाला फॉर्मेट रहेगा। इसमें बच्चा प्रवेश करेगा क्लास 3, 3rd, 4th और 5th में। ठीक है, तो यहाँ से जो है बच्चों का एग्जाम स्टार्ट होगा। क्लास 3 से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके तहत अब जो एग्जाम स्टार्ट होंगे वो क्लास 3 से स्टार्ट होंगे। क्लास 2 तक के बच्चों के लिए पढ़ाई का किसी प्रकार का बर्डन नहीं दिया जाएगा, खेल खेल में शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। और जो एग्जाम स्टार्ट होगा यहाँ से एग्जाम इन लोगों का स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लास 3 से। ये सेकंड है प्रीपेट्री स्टेज। इसके बाद ये जो थर्ड है इसे हम कहते हैं मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में ये प्रावधान किया गया, बच्चा रहेगा क्लास 6, 7 और 8 में। ठीक है, तो जो 6, 7 और 8 के बच्चे रहेंगे उन्हें स्कूली शिक्षा के साथ साथ स्कूल का जो शिक्षा होता है, जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ पे स्कूल के साथ साथ इनका स्किल डेवलप करने का काम किया जाएगा। ठीक है, जो है स्किल डेवलप करने का काम किया जाएगा। तो स्किल क्या डेवलप कर रहे हैं, अगर मान लीजिए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ चीज में इंटरेस्ट है, जैसे कि अगर वो पेंटिंग सीखना चाहते हैं, रंगोली सीखना चाहते हैं, अगर स्विमिंग सीखना चाहते हैं, पियानो है, गिटार है, किसी भी प्रकार का अगर उन्हें कुछ सीखने की इच्छा है, उनका स्किल डेवलप किया जाएगा, तो उन्हें वो प्रोवाइड किया जाएगा पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, तो एक जो है बच्चों का स्किल डेवलप करने की यहाँ पे बात कही गई है। इसके अलावा यहाँ पर इनको कंप्यूटर एजुकेशन देने की बात कही गई है, क्लास 6 से कंप्यूटर एजुकेशन। और ये कंप्यूटर एजुकेशन में भी क्या बच्चों को सिखाया जाएगा, कोडिंग। मतलब इतनी छोटे से बच्चे 6वीं 7वीं के बच्चे अगर कोडिंग करेंगे तो आगे कहाँ तक के जाएंगे, उसको हम लोग सोच सकते हैं ना। तो इस क्लास से ये जो मिडिल स्टेज है, इस स्टेज से स्टार्ट किया गया है कंप्यूटर एजुकेशन, वो भी कोडिंग के साथ। इसके अलावा जो है इन्हें इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। इनको जो है बच्चों को इंटर्नशिप का मौका भी दिया जाएगा। ये किया गया है मिडिल स्टेज के अंतर्गत। इसके बाद एक है लास्ट स्टेज जो है वो है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज, इस स्टेज में क्या व्यवस्था किया गया है, बच्चे न जाएंगे 9th, 10th, 11th और 12th। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चों को नो स्ट्रीम की व्यवस्था की गई है। नो स्ट्रीम, अभी नो स्ट्रीम क्या होता है, जैसे कि हम अभी तक की जैसे क्लास 10th में पढ़ते थे ना, 10th के बाद जब हम 11th में प्रवेश करते थे तो हमको एक स्ट्रीम का चयन करना पड़ता था। उस स्ट्रीम के अंतर्गत उसके बाद जो भी सब्जेक्ट रहते थे, जैसे कि मान लीजिए अगर हमने बायोलॉजी चुना है तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश ये सब्जेक्ट रहते थे, उस स्ट्रीम के अंतर्गत हमको उसकी पढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन इसमें नो स्ट्रीम की व्यवस्था की गई है, मतलब कि बच्चे जो है अपने रुचि का विषय पढ़ सकते हैं। अपनी रुचि का मतलब यदि उनको मान लीजिए मैथ्स के किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो वो मैथ्स पढ़ेंगे, लेकिन मैथ्स पढ़ते पढ़ते अगर उनको आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में अगर रुचि हो रहा है तो वो आर्ट्स के उस सब्जेक्ट का भी चयन कर सकते हैं। मतलब कि बच्चों को उनके रुचिकर विषय का चयन करने की यहाँ पे छूट दी गई है, इसे ही कहा गया है नो स्ट्रीम। ठीक है, ये हो गया 9th, 10th, 11th और 12th तक के बच्चों के लिए। मतलब कि ये स्कूली शिक्षा पर हमने बात की। यहाँ पर 10th+2 का प्रोग्राम चल रहा था, अब यहाँ पर चल रहा है 5+3+3+4, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और इसके अलावा मैंने जो सभी स्टेज के नाम बताए हैं उस स्टेज के नाम को भी आप लोगों को याद रखना है। इस NEP 2020 के आगे अब जो हायर एजुकेशन है उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है उसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 1986 की बात करें तो जैसे कि हम 12th पास करते थे, 12th पास करने के बाद हम कॉलेज में जब एडमिशन लेते थे तो हम सबसे पहले करते थे ग्रेजुएशन। 3 इयर्स का रहता था।
उसके बाद अगर हमको पीजी करना होता था तो हम पीजी करते थे, 2 ईयर्स का रहता था, ठीक है। ये 3 ईयर जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल जब हमारे कंप्लीट हो जाते थे, हमको जब बैचलर की डिग्री मिल जाती थी, उसके बाद अगर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते थे तो 3 सालों के बाद हम सिविल सर्विसेज की ओर जा सकते थे। लेकिन अगर पढ़ाई हमको कंटिन्यू करना है, शोध काम में जाना है, तो हम पीजी करते थे। पीजी के बाद हम एमफिल करते थे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर पीएचडी करते थे, ठीक है। इतना लंबा प्रोसेस था यहाँ पीएचडी तक पहुँचने का। लेकिन यहाँ एनईपी में क्या व्यवस्था किया गया उसके बारे में अब हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12th पास करने के बाद जब हम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे जो ग्रेजुएशन प्लान 3 इयर्स का था वो अब हो गया है 4 इयर्स का, ठीक है। जो ग्रेजुएशन है वो 4 सालों में होगा और इसे भी हम अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट है ग्रेजुएशन में, जो सबसे फर्स्ट है वो है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के बाद है डिप्लोमा। डिप्लोमा के बाद है थर्ड जो है वो है हमको बैचलर, और जो लास्ट 4 ईयर रहेगा वो रिसर्च रहेगा, ठीक है। रिसर्च अभी क्या सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर, रिसर्च क्या है इस पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले जैसे कि हम 12th पास करके कॉलेज में एंट्री लेते हैं तो हमको जो फर्स्ट ईयर में मिलेगा ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएशन ऑफ सर्टिफिकेट का ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका मतलब ये है जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चा 1 साल पढ़ने के बाद, 1 साल कॉलेज करने के बाद अगर मान लीजिए उस पढ़ाई बीच में छोड़ देता है, किसी भी परिस्थिति से छोड़ सकता है, हो सकता है उसकी जॉब लग जाए या कुछ आर्थिक परेशानी हो, जिस भी रीजन से अगर वो पढ़ाई छोड़ देता है तो उसके पास 1 साल का ये सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद 2 साल, 3 साल, 4 सालों के बाद जब भी वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहेगा तो वो सेकेंड ईयर से यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। तो ये जो है प्रत्येक साल में अलग अलग जो है उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर की जो सर्टिफिकेट उसे सर्टिफिकेट नाम दिया जा रहा है, सेकेंड वाले को डिप्लोमा कह रहे हैं। मतलब कि अगर बच्चा 2 सालों में पढ़ाई छोड़ रहा है तो उसे डिप्लोमा तक दिया जाएगा और वो आगे फिर जब कंटिन्यू करेगा कुछ सालों बाद तो बैचलर की डिग्री डायरेक्ट मतलब 3rd ईयर में प्रवेश करेगा, ठीक है। फिर से उसको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रावधान किया गया था फर्स्ट ईयर में ये, सेकेंड ईयर में ये, जो 3rd ईयर होगा है ना, 3 सालों में उसे बैचलर की डिग्री मिल जाएगी। यहाँ पर भी हमको 3 सालों में बैचलर की डिग्री मिल जाती थी, ठीक है। तो ये 3 सालों को करने के बाद अगर जो स्टूडेंट है वो अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है तो उसको ये 4था साल रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। उसको बिल्कुल ये कंपलसरी नहीं है कि उसको ये 4था साल जो है पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर वो पहले से सोच के रखा है कि उसको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो वो कॉलेज में जाके सिर्फ 3 साल का जो ग्रेजुएशन है उसको करेगा, उसके बाद वो अपनी तैयारी के लिए आगे जा सकता है। लेकिन अगर उसको रिसर्च में आगे बढ़ना है, किसी चीज में शोध करना है, तो उसको ये 3 सालों के बाद ये 4था साल करना कंपलसरी रहेगा। फिर अगर वो सिविल सर्विसेज के अलावा दूसरी जो करना चाहता है शोध के लिए तो उसको ये रिसर्च जो है वो करना जरूरी है 4था साल, ठीक है। मतलब कि सिविल सर्विसेज के लिए है 3 सालों का फाउंडेशन है, उसकी बात के लिए 4था साल अगर स्टूडेंट की इच्छा है तो वो करे, नहीं करना चाहता तो नहीं भी करेगा, ठीक है। यहाँ तक उसको जो है बैचलर की डिग्री मिल जाएगी और जो 4थे साल में मिलेगा वो रिसर्च की डिग्री मिलेगी। इसके बाद जब हम पीजी करते थे है ना, तो पीजी में यहाँ पर हमको लगता था 2 साल, लेकिन अगर हमने ये 4 साल कंटिन्यू किया है कॉलेज में तो हमको जो पीजी की डिग्री है वो मिलेगी 1 साल में, ठीक है। लेकिन इसको हमको कंटिन्यू 4 साल करना पड़ेगा तब हम पीजी 1 साल में कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने 1, 2, 3 साल किया और ये रिसर्च नहीं किया है और डायरेक्ट हम पीजी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमको 2 साल में ही पीजी की डिग्री मिलेगी। अगर ये 4 साल किए हैं तभी हमको 1 साल में डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर हमने सिर्फ ये 3 साल किया है, रिसर्च को नहीं किया है, उसके बाद अगर हम पीजी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमको 2 साल में ही उसकी डिग्री मिलेगी। मतलब यहाँ तक का प्रोसेस लगभग उतने ही समय में जा रहा है, ठीक है। ये आप लोग कंपेयर कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो हम यहाँ पर करते थे एमफिल रिसर्च के लिए, तो यहाँ पर जो एमफिल की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। एमफिल नहीं होगा, एमफिल की व्यवस्था समाप्त हो गई है। इसके बाद जो पीजी करने के बाद मतलब कि 4 साल किए, 4 साल के बाद 1 साल का हमने पीजी किया और पीजी के बाद फिर हम डायरेक्ट क्या है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यवस्था है हायर एजुकेशन के लिए। मैंने बहुत ही सरल जो शब्दों में आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है,
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें ये भी ध्यान रखेंगे जो एन है इसका मतलब यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, इस एन का मतलब जो है नेशनल है, और यहाँ पर जो इस एन का मतलब है न्यू है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको भी ध्यान देंगे, है ना। आप लोगों को समझ में आया होगा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्या कुछ नया चेंजेस किया गया है, क्या कुछ जोड़ा गया है, क्या कुछ परिवर्तन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।